वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 7th फेज टीचर की जो वैकेंसी आई है 1 से 5 के लिए, उसके लिए आज से हम लोग किरण पब्लिकेशन से सेट प्रैक्टिस लगाने वाले हैं। इसमें टोटल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट में 120 प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक मैथ और रीजनिंग के सवाल दिए गए हैं, जिसका पीडीएफ विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 120 तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें समान विज्ञान, समान अध्ययन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य। भारत के 9 राज्यों की सीमाओं के साथ समुद्री रेखा है। वे राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में एलियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जो डैश के भीतर मौजूद होती है। मानव शरीर में एलियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जो फेफड़े के भीतर मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसमें असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है, जो कि गलत दिया गया है। फसल पकने के बाद उसे काटना या कटाई कहलाता है, ना कि निराई। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। काटी गई फसल के भूसे से बीजों दोनों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? मानचित्र एवं लेखा बनाता है कार्टोग्राफ। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 45 नंबर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मलेरिया विनाशक कुनेन डैश वृक्ष से मिलता है? मलेरिया विनाशक कुनेन मिलता है सिनकोना के वृक्ष से। ऑप्शन नंबर ए। कुनेन सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होने वाली औषधि है। इसका उपयोग मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है, जो परजीवी प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे वाई से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं। इन्हें पढ़ें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। चलिए देखते हैं, इसमें सही कथन आपको बताना है। पहला कथन है, गतिशील पवन वायु कहलाती है। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। वायु गर्म होने पर फैलती है, यह भी कथन सही दिया गया है। अगला है, वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है, जो कि गलत दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, घटपर्णी यानी कि पिचर प्लांट विषमपोषी क्यों होते हैं? घटपर्णी यानी कि पिचर प्लांट विषमपोषी होते हैं क्योंकि उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चांगपा के बारे में असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, जो कि गलत दिया गया है। चांगपा या चंपा अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोग हैं, जो मुख्य रूप से लद्दाख के चांगतांग में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है? बिहार राज्य की सीमा से जुड़ी हुई देश है नेपाल। ऑप्शन नंबर डी। बिहार की राजकीय सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य एवं
नेपाल देश से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेने चाहता हूं। इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा? तो दोस्तों राकेश को जाना होगा उत्तरकाशी जिले में, ऑप्शन नंबर सी। पर्वतारोहण का नेहरू संस्थान उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है और इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी। दादा भाई नौरोजी एक गुजराती व्यापारी थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। पहला कथन दिया गया है खरपतवार के बारे में, खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, यह भी कथन सही दिया गया है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देती है। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। अगला कथन देखते हैं, खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते हैं। तो दोस्तों यह भी कथन गलत दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। आप जहां हैं वहां रुक जाइए, फर्श पर लेट जाइए, अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर लुढ़किए। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए हैं? कोड की मदद से सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा ए और डी, ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए और डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है। दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों दार्जिलिंग अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध साम्राज्य की राजधानी थी। मगध साम्राज्य की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगीर। अगला प्रश्न है, बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है। बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है लकड़ी से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम है कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर ए। कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? पानी के साथ घोल बनाता है नमक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, फूली हुई पूरी तेल में तैरती है क्योंकि? फूली हुई पूरी तेल में तैरती है क्योंकि पूरी में वाष्प भरा होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार
सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है, ऐसे प्लास्टिक कहलाते हैं। तो दोस्तों ऐसे प्लास्टिक कहलाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह कोई कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? टीबी से बचने हेतु जो टीका सही है वह है बीसीजी का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही है, आपको बताना है। पहला कथन दिया गया है, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्तन हो सकता है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है, तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं, जो कि गलत दिया गया है। अगला कथन है, तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत कथन दिया गया है। अगला कथन है, जीवाणु को वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, जो कि बिल्कुल सही कथन दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल ए और डी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? बिश्नोई जनजाति भारत के राजस्थान राज्य में निवास करती है। बिश्नोई जनजाति राजस्थान से संबंधित है। बिश्नोई जनजाति के संस्थापक जम्भोजी महाराज हैं। यह पर्यावरण प्रेमी जनजाति हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? आसान सा प्रश्न है। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार स्थित है अपना प्यारा भारत देश में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। चलिए देखते हैं। पहला कथन दिया गया है, पहला कथन है, जब एक किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं, जो कि सही दिया गया है। अगला कथन है, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन है, वे फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है वे रबी फसल कहलाती है, जो कि गलत दिया गया है। अगला कथन है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खड़ी फसलें कहलाती है, जो कि गलत कथन दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? नोवाक जोकोविच संबंधित है टेनिस खेल से। ऑप्शन नंबर सी। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया देश के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, घेंगा रोग से व्यक्ति के डैश पर सूजन आ जाती है? घेंगा रोग के व्यक्ति के गर्दन पर सूजन आ जाती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? लिंगराज मंदिर स्थित है उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें।
चलिए देखते हैं। अभी कथन ए दिया गया है, ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। कारण आर दिया गया है, ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है उदात्तीकरण, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सब्लिमेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहता हूँ या रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि का सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी जमीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। मैं किस राज्य में रहता या रहती हूँ? तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा मिजोरम का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं तो कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं तो आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। चूंकि चंद्रमा पृथ्वी के साथ ज्वारीय रूप से बंधा हुआ है, इसलिए चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा पृथ्वी के सामने होता है। हमें पृथ्वी आंशिक रूप से चंद्रमा की सतह से देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेंगू बीमारी कैसे होती है? डेंगू बीमारी होती है एडिस मच्छर से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। चलिए देखते हैं। पहला कथन है, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं वे अपनी बातें दूसरे को इशारे से समझाते हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है, जो लोग बोलकर सुन नहीं सकते हैं वे दूसरे की बातें हमेशा उनके होठों को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं। यह भी कथन सही दिया गया है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिल नहीं दिया जा सकता है, जो कि गलत कथन दिया गया है। अगला कथन है, सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय में ही नामांकन दिया जाता है। यह भी कथन गलत दिया गया है। इस प्रकार केवल ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोमीटर होता है। एक माइक्रोमीटर होता है 0.001 मिलीमीटर। अगला है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। मनुष्य की हृदय गति को मापने वाला यंत्र कार्डियोग्राम कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टरी संचालक ऊंचे भवनों पर बचाता है। टरी संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है आसमान से पैदा होने वाली बिजली से। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बायोगैस है। तो दोस्तों बायोगैस है मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, यानी कि गृह मंत्री। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार पटेल की प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है?
आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन करें। चलिए देखते हैं। अभिकथन ए दिया गया है, कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। कारण आर दिया गया है, जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो दोस्तों लाल ग्रह कहलाता है मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर बी। मंगल ग्रह को लाल ग्रह तथा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह फोबोस एवं डिमोस हैं। शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1912 में। बिहार बंगाल से 22 मार्च 1912 को पृथक हुआ। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? विश्व में जो पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है वह है तिब्बती पठार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वह है क्रोनोमीटर का, ऑप्शन नंबर डी। एक बोलोमीटर या कैलोरीमीटर विकिरण या कणों के लिए एक संसूचक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सामान्यतः चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है गंध, ऑप्शन नंबर बी। चींटियां एक सीधी रेखा में चलती है क्योंकि वे उस गंध का अनुसरण करती है जिसे उनके नेता अग्रणी छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। भारत के सबसे बड़े किले का नाम है चित्तौड़गढ़ किला, ऑप्शन नंबर सी। भारत और एशिया का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ किला है। 180 मीटर की पहाड़ी पर स्थित है। यह 700 एकड़ में फैला है और राजस्थान के सबसे बड़े किलों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए दिया गया है, ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं। कथन 2 दिया गया है, ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य उदय कभी नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। आर्कटिक यानी कि उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव दोनों ही बहुत ठंडे हैं क्योंकि उन्हें बहुत कम सीधी धूप मिलती है। गर्मियों के बीच में भी सूर्य हमेशा क्षितिज पर नीचे रहता है। सर्दियों में सूर्य क्षितिज से इतना नीचे होता है कि वह एक बार में महीनों तक ऊपर नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों वह शहर था अपना कोलकाता का, ऑप्शन नंबर सी। कोलकाता मेट्रो के पास भारत की पहली मेट्रो सेवा होने का रिकॉर्ड है। इसे वर्ष 1984 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए आमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता या निकालती हूँ। मेरा नाम क्या है? तो दोस्तों मेरा नाम है तारा मछली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 97 नंबर। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है।
नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। चलिए देखते हैं। अभिकथन ए दिया गया है, भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। कारण आर दिया गया है, पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, परम क्या है? तो दोस्तों परम है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से सही कथनों का चयन करें। चलिए देखते हैं। पहला कथन दिया गया है, यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला कथन है, यह चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है, यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन है, इस चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित है, तो दोस्तों यह गलत दिया गया है। इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष ही हैं, यह भी कथन गलत दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, पेंटिंग का एक पारंपरिक रूप है जो बिहार के मधुबनी जिले में आता है। इस चित्रकला को चावल के पाउडर, टहनियों और प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। चित्रों की विशेषता उनके आकर्षक ज्यामितीय पैटर्न है। मधुबनी पेंटिंग परंपरागत रूप से मिथिला क्षेत्र में विभिन्न समुदाय की महिला द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन एक दिया गया है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। कथन दो दिया गया है, उभरे होने के कारण इन्हें ब्रेल लिपि छूकर पढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं की पंक्तियां बनाई जाती है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इन ब्रेल वर्णों को कागज पर पंक्तियों में उकेरा जाता है तथा पांडुलिपि पर उंगलियों को हल्के से घुमाकर पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन एक दिया गया है, नीम दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। कथन दो दिया गया है, सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन एक गलत है परंतु कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विघटित हो जाता है तथा सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, वे कहलाते हैं। तो दोस्तों वे कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखते हैं, पेशियों में थकान किस कारण होती है। पेशियों में थकान होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। उदासीन विलयन का pH मान होता है 7, ऑप्शन नंबर बी। उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम तथा क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। जल का pH मान 7 होता है। जो पदार्थ स्वाद में खट्टा लगे उसे अम्ल एवं जो स्वाद में कड़वा लगे उसे क्षार कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बरौनी में। अगला प्रश्न है,
जैव गैस के मुख्य घटक क्या है? जैव गैस के मुख्य घटक हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मलेरिया के मच्छर दिन के समय किस समय काटते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण का नाम बताइए। तो दोस्तों वह उपकरण का नाम है हाइड्रोफोन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोजन। अगला प्रश्न है, भारत में पहली तार लाइन किन दो स्थानों के बीच बिछाई गई थी? भारत में पहली तार लाइन बिछाई गई थी कोलकाता से आगरा के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नीचे जंगल कानून अधिकार से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, दिए हुए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए है, लोग एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। कारण आर दिया गया है, अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी से खिंचाव का अनुभव नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत ही कम पाई जाती है। इसकी जड़ें जमीन में गहरी जाती है जब तक पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। जब कभी भी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। यह पौधा किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यह पौधा जाना जाता है रेगिस्तानी ओक के नाम से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस प्राचीन नृत्य शैली को सदिर कहा जाता था? तो दोस्तों सदिर कहा जाता था भरतनाट्यम को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल के अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। तो दोस्तों वह ग्रह है यूरेनस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही का चयन करें। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी, यानी कि कचनार का फूल, सहजन का फूल, केले का फूल। अगला प्रश्न है, आप एक ऐसी जगह घूमने गई है जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुंदर की मछली परोसी गई। बताइए आप किस जगह घूमने गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। गोवा में नारियल तेल और समुद्री मछली का उच्च उपज होती है। नारियल के तेल में पकाई जाने वाली समुद्री मछली गोवा में लोकप्रिय है। इसका स्वाद अन्य क्षेत्रों में पकाई जाने वाली मछलियों से बहुत अलग होता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? तो दोस्तों यह कहा गया था नेपोलियन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला और अंतिम प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन एक दिया गया है, पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। कारण आर दिया गया है, छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती है हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन एक और
कथन दो दोनों सही है। थैंक यू।